ड्रग्स वगैरह पढ़ लिया हमने, ठीक है, और डिटर्जेंट इंडस्ट्री पढ़ ली हमने। आज पढ़ेंगे पेस्टिसाइड्स। देखो आज जो हमने पढ़ना है वो क्या है, वो पेस्टिसाइड है। अच्छा, तो पेस्टिसाइड्स में वो आती हैं, मतलब जो इंसेक्ट को किल करती है। क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, मतलब क्रॉप्स जो होते हैं फसल वगैरह उनके ऊपर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं उन इंसेक्ट को किल करने के लिए, ठीक है, उन जीरासिम को किल करने के लिए जो प्लांट की ग्रोथ को रोक लेते हैं, उसको खराब कर देते हैं। या इस तरह के जो चूहे वगैरह होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो मेडिसिन है जो उन चूहों को भी मार देती है, या जो इंसेक्ट हैं उनको भी किल कर देती हैं, या जो फंजाई होते हैं उनको भी वो क्या कर देती है, किल कर देती है। इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। तो ये पेस्टिसाइड समझिए किसी का जहर होता है, एक किस्म का पॉइजन है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि वो कभी कभी ऐसा होता है, वो भारी मजदूर वगैरह जो होते हैं ना, घर में कहीं लड़ाई हो जाती है तो या तो औरत पी लेती है वो दवा, घर में पड़ी होती है, क्योंकि वो भारी जो होते हैं स्प्रे भी करते हैं ना, कभी नाराज होकर वो पी लेती है, कभी जो होता है वो उनका जो है मर्द है वो भी लेता है, मगर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। तो ये पॉइजन है, और इससे फिर बचना हाँ मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर कहीं जल्दी हॉस्पिटलाइज हो गया, उल्टी वगैरह हो गई, उसका मतलब जहर बाहर निकल गया, तो बचने के चांसेस हैं, अदरवाइज बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो आप लोग आज पढ़ रहे हो पेस्टिसाइड्स। तो बेटा पेस्टिसाइड्स वो केमिकल हैं जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो chemicals which are used to control या repel या to kill pests, pests कहते हैं चूहे वगैरह या छोटे छोटे जो होते हैं ना एनिमल्स वगैरह, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पीड्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, पीड्स। अच्छा, या इंसेक्ट, या इंसेक्ट कॉकरोच वगैरह या दूसरे इस तरह के इंसेक्ट होते हैं जो फ्लाई होती हैं, मक्खियां भी होती हैं, वो भी नुकसान पहुंचाती हैं क्रॉप्स के ऊपर। या फंगस, फंगस होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। उनको किल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मारने के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं स्पीकर यूज करूं मैं, चाहिए, ठीक है। तो उनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। अच्छा, तो पीट्स, तो बेटा पीट जो है समझे उन जानवरों को लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते, जिसमें जो है वो रेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, या इस तरह के छोटे जानवर जानदार आ जाते हैं। या इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं कीड़े, कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द क्रॉप्स, ये फसलों का नुकसान कर देते हैं। तो उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए ये पेस्टिसाइड्स की दवाइयां इस्तेमाल होती है। अच्छा, जिनकी वजह से क्या होगा, अगर ये फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे तो जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, जो क्रॉप होगी उसकी पैदावार, उसकी जो है वो एवरेज जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं यील्ड को, एंड पुअर क्वालिटी, क्वालिटी भी उसकी क्या हो जाती है, जो क्रॉप की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है इनकी वजह से, इंसेक्ट की वजह से। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके अंदर जो फार्मर है वो यूटिलाइज करता है पेस्टिसाइड। फार्मर क्या यूज करेगा, पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करेगा, और उन कीड़ों मकड़ों को किल करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए, ठीक है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा जो है यील्ड मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। तो ये देखो ये स्प्रे कर रहा है, ये क्रॉप्स है जिसके ऊपर ये क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इनको, इस स्प्रे के अंदर क्या होगा, पेस्टिसाइड्स होगी, जिसको पानी के अंदर हल करके, पानी के अंदर डिजोल्व करके फिर इसका स्प्रे किया जाता है किसके ऊपर, फसलों के ऊपर। इसलिए जो सब्जी है उसको धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, अगर फ्रूट है इसको भी धोकर इस्तेमाल, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे तो किया होगा, स्प्रे तो उसके ऊपर किया हुआ है। टमाटर है, जो दूसरी चीजें होती है उनके ऊपर स्प्रे होता है। इसलिए जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं,
उनको अगर हम इस्तेमाल करें तो कम से कम उसको धोकर इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उनके अंदर पॉइजन पॉसिबल है, हो सकता है। अच्छा, although the term pesticides is commonly associated with crops protection, देखो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किससे है? क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए, क्रॉप की हिफाजत के लिए है, कि भाई ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो क्रॉप की क्या करती हैं? प्रोटेक्शन, उनको कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके बचाती हैं ये, या रेट्स वगैरह जो होती हैं उनके नुकसान से बचाती हैं ये। केमिकल से टू डिस्ट्रॉय कम्युनिटी पीड्स, कम्युनिटी पीड्स का मतलब वही होता है जो कम्युनिटी के अंदर जो छोटे जानवर होते हैं जो खराब कर देते हैं फसलों को, उनमें इंक्लूडिंग कॉकरोच, मॉस्किटो, रेट्स, फ्लाइज, मक्खी जो होती है, मक्खी जो होती है वो भी फसल को खराब कर देती है, मॉस्किटो भी खराब कर देता है, कॉकरोच है, रेट्स चूहे भी होते हैं वो भी क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। उनको किल करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड क्लासिफाइड इनटू द मेजर क्लास। अच्छा, अब पेस्टिसाइड्स के भी टाइप्स हैं। एक होता है इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को किल करने के लिए, जो इंसेक्ट होते हैं उनको किल करने के लिए। फंजीसाइड, फंगस को किल करने के लिए। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मतलब होता है ऐसे पौध, छोटे छोटे जो घास, क्योंकि अब होता है कि क्रॉप के साथ घास भी उगता है। अच्छा, वो पानी को यूज कर लेता है, वो घास जो होता है वो क्या करता है, जो आप खाद देते हैं उस खाद को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को भी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं और घास की ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि जो आप खाद दे रहे हैं खाद को भी वो यूज कर रहा है, जो खराब के अंदर आप पानी दे रहे हैं पानी को भी वो यूज कर रहा है। तो ग्रोथ किसकी हो रही है? ग्रास की। अच्छा, ग्रास की जो ग्रोथ है वो क्रॉप की ग्रोथ को क्या कर लेती है? रोक लेती है, उसको स्टॉप कर देती है ग्रोइंग से। इसलिए जो फिजूल घास घास होता है, ठीक, उसको रिमूव करने के लिए भी कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जिनको हम कहते हैं हर्बिसाइड्स। ठीक है। वीड किलर्स, वीड किलर का मतलब होता है उसी अनवांटेड जो ग्रास है उसको क्या करना? खत्म करना। अनवांटेड, क्योंकि वो हमें जरूरत में नहीं है, अनवांटेड ग्रास है उसको क्या करना है? रिमूव करना है, खत्म करना है। उसके लिए वीड किलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले आते हैं इंसेक्टिसाइड, मतलब ये इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन केमिकल्स को, केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू किल इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड क्या करता है? इंसेक्ट को किल कर देता है। द बेस्ट इंसेक्टिसाइड इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको कहते हैं डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या डाइमिथाइल जिंक को भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या होता है? डाइमिथाइल जिंक, जो आप लोगों ने पढ़ा था गिरगिना रीजन के अंदर, कि गिरगिना जो डाइमिथाइल जिंक है वो भी गए इंसेक्टिसाइड है, ये इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये समझिए पॉइजन है, जहर है। तो ये जो डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी किस्म का जहर है। और डाइमिथाइल जो जिंक है, डाई मिथाइल जिंक, ये भी किस्म का क्या है? इंसेक्टिसाइड है, ये इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब होता है ये कि क्रॉप्स के साथ जो ग्रास है, जो फसल के साथ ग्रास होता है अनवांटेड, उसको उसको रिमूव करना, उसको खत्म करना, उसको रिमूव करना है या उसको क्या करना है? खत्म करना है। तो अनडिजायरेबल हर्ब्स, अनडिजायरेबल हर्ब का मतलब यही होता है, ठीक है, छोटा छोटा ग्रास। ऑफन को एग्जिस्ट विथ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के साथ एग्जिस्ट करता है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द ग्रोथ एंड फर्टिलिटी ऑफ द क्रॉप। ये क्या करेगा? फसल की जो फसल है उसकी ग्रोथ को रोकेगा, और उसकी जो फर्टिलाइजेशन है उसको भी क्या कर देता है? वो रोक देता है। उसका जो जो है प्रोडक्ट को भी, प्रोडक्ट भी कम बनेगा।
अच्छा, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स भी इस्तेमाल कर लेता है। जो आप खाद देते हैं, खाद को भी वो यूज कर देता है। जो आप पानी पौधे को देते हैं वो भी वो यूज कर देता है, इस्तेमाल कर देता है। इसलिए उसकी जो ग्रोथ है वो हर्ब की ग्रोथ हो जाती है, मगर एक्चुअल जो प्लांट है उसकी ग्रोथ या क्रॉप है उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो इनको हर्ब्स कहते हैं। इस तरह के प्लांट्स को क्या इस तरह के जो होते हैं अनवांटेड ग्रास, उसको हर्ब कहते हैं। नोन एज वीड्स भी कहा जाता है। तो हर्बिसाइड आर द केमिकल्स व्हिच आइदर डिस्ट्रॉय या स्टॉप ग्रोइंग वीड्स। जो हर्बिसाइड होगा या तो उसको खत्म कर देगा या उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, ग्रोथ को रोक लेगा, ताकि जो ग्रास है उसकी ग्रोथ ना हो या खत्म हो जाए, और जो एक्चुअल प्लांट की ग्रोथ पर कोई असर ना पड़े। ए वेरी कॉमन हर्बिसाइड, जो कॉमन हर्बिसाइड इस्तेमाल की जाती है वो होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देखो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको कहा जाता है 2,4-D। 2,4-D इसको कहा जाता है। एब्रीवेशन क्या है इसका, 2,4-D है। एक्चुअली 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है ये। और आपका जो टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर में से होगा। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब बाकी एक रहता है इसके अंदर जो फंगस को किल कर देता है, फंजीसाइड, जो फंगस को क्या करेगा, किल कर देगा। तो फंजीसाइड आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच इम्प्लाई टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल फंजाई। जो अनडिजायरेबल फंजाई को क्या करेगा, खत्म करेगा। दैट डेवलप विद इन द क्रॉप्स, ये भी क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है फंजाई। वेरी कॉमन फंजीसाइड इज मैनकोजोब। अच्छा, ये मैग्नीज इथाइलिन बिस थायोकार्बोमेट, मतलब ये मेडिसिन होती है, ये केमिकल है जो क्या करता है, इन फंगस को किल कर देता है। ये देखो मैनकोजेब, मैनकोजेब जो है वो केमिकल है जो क्या करेगा, मगर इसका फार्मूला ये है मैनकोजेब का, मैग्नीज इथाइलिन बिस, बिस का मतलब दो, टाई थायोकार्बामाइट, जिंक साल्ट, ये जिंक की साल्ट है ये। मतलब ये मेडिसिन का नाम है जो फंगस को क्या करेगा, किल कर देगा। विच कंट्रोल द वेरियस फंगल डिजीज, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा मुख्तलिफ जो फंगल डिजीज होती है। किसके अंदर, टमाटर के अंदर होती है। टमाटर को अंदर जो फंजाई होता है, या पटाटोज के अंदर होता है, या ग्रेप्स के अंदर, मतलब टमाटो के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, या पटाटोज के अंदर जो फंजाई है, इसको किल करने के लिए ये मेडिसिन को यूज किया जाता है। अब आते हैं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड। अब देखो इन पेस्टिसाइड्स के टॉक्सिक इफेक्ट क्या हैं, क्योंकि ये सारी जो भी पेस्टिसाइड्स हैं जहर हैं। चाहे फंजी जो फंगस को खत्म करने के लिए हो, इंसेक्ट को खत्म करने के लिए हो, या हर्ब्स जो होती हैं, वीड किलर्स, ये सब के सब क्या है, जहर हैं किस्म के। जाहिर ये सभी सब फसल के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, क्रॉप्स के ऊपर यूज होती हैं। इसलिए क्रॉप्स को प्रॉपर तरीके से, अगर सपोज करते हैं सब्जी फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें, तो उनको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, वॉश करना है। वॉश करके उसके बाद यूज करना है, नहीं तो ये नुकसानदेह होती है। तो ये उनके बारे में है। कहते हैं डिस्पाइट द प्रिवेलेंट यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स इन द मॉडर्न एग्रीकल्चर, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द एड्रेस देयर हार्मफुल इम्पैक्ट। हमें उसके पता होना चाहिए कि इसके नुकसान क्या हैं, इन पेस्टिसाइड्स के क्या नुकसान आते हैं, इनके क्या साइड इफेक्ट हैं।
ऑन द हेल्थ एंड एनवायरमेंट, हेल्थ के ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर इनके क्या असरात पड़ते हैं। तो पेस्टिसाइड स्प्रे ऑन द क्रॉप्स, जो पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है फसल के ऊपर, कैन कंटिमिनेट द सॉइल, इस जमीन को क्या करेगा, कंटिमिनेट कर देगा। बताओ उस जमीन के अंदर भी उसके असरात होंगे, जमीन को भी क्या कर देता है, आलूदा कर देता है, समझे, कंटिमिनेट कर देता है, उसके अंदर भी वो पॉइजन चला जाता है, वाटर के अंदर भी चला जाता है। जाहिर है वाटर है तो उसके अंदर भी वो उसका कुछ अमाउंट जा सकता है, एयर के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि स्प्रे होता है एयर के अंदर, तो एयर के अंदर भी उसके असरात होंगे। उन सबको आलूदा कर देता है, जमीन को आलूदा कर देता है, पानी को आलूदा कर देता है, एयर को भी क्या कर देता है, आलूदा कर देता है, कंटिमिनेट कर देता है। टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द ह्यूमन, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, जाहिर है वो उसके असरात किस पर होंगे, जानवरों का भी होंगे, क्योंकि वो जो जिस जमीन के ऊपर स्प्रे किया गया है वहां पे जानवर ग्रास भी है, उसको खा यूज करेंगे, खाएंगे, पानी भी वहां से वो पी लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उनके जो असरात हैं वो ह्यूमन के लिए भी सही नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी सही नहीं है, और जो एनिमल्स हैं उसके लिए भी सही नहीं है। ए हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स, कहते हैं हाई लेवल जो पेस्टिसाइड का है वो सांस की बीमारी भी पैदा कर सकता है, क्योंकि जाहिर बात है अगर जो हारी मजदूर काम कर रहा है उसी एयर में को वो सांस के लिए भी इस्तेमाल करेगा, इनहेल भी वही एयर कर रहा है जिसके अंदर जहर के असरात मौजूद हैं, तो उसकी वजह से सांस की बीमारी भी उसको हो सकती है। अगर सपोज करते हैं वो फसल क्रॉप वगैरह जो है उसको अगर वो डायरेक्ट यूज कर लेता है, ठीक है, कोई फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर लेता है तो उसके भी असरात होंगे, कोई सब्जी इस्तेमाल कर लेता है विदाउट वॉशिंग तो उसके भी असरात होंगे। तो काज रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, आईज डैमेज, आई आंखों का भी डैमेज हो सकता है, वो दवा आंखों के अंदर भी जा सकती है, सांस के जरिए, मतलब एयर के जरिए वो सांस में भी अंदर जा सकती है, लंग्स के अंदर भी जा सकती है, ये वहां भी नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। अच्छा, सेफ्टी मेजरमेंट, जो फ्रूट वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप शुड बी वॉश प्रॉपरली। सेफ्टी मेजरमेंट ये कि जो फ्रूट इस्तेमाल करें, वेजिटेबल इस्तेमाल करें, उनको प्रॉपर तरीके से वॉश करना है बिफोर ईटिंग। फार्मर जो पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है उसके पास इस तरह की सेफ्टी मेजरमेंट्स होने चाहिए, मतलब उसके पास पूरी किट होनी चाहिए, वो पूरी किट में होना चाहिए, ताकि वो दवा का असर ना तो आंखों पे हो और ना किसी और जो ऑर्गन है उस पर हो। ठीक है, उसका असर जैसे जो है डॉक्टर वैक्सीन के दौरान या सपो कहते हैं ये जो कोरोना वायरस के दौरान पूरी किट में थे ना, इस तरह जो हारी मजदूर काम करता है, स्प्रे करता है, उसको भी पूरी किट में होना चाहिए ताकि उसके असरात उसकी बॉडी पर ना हो। अच्छा, उसके बाद है सिंथेटिक पॉलीमर, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। देखो बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर सबसे पहले यही मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग सिंथेटिक पॉलीमर से किया था, क्योंकि मैंने कहा ये अहम यही है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पॉलीमर। क्योंकि पॉलीमर इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमने पढ़ा था पॉलीमराइजेशन, और एग्जाम्पल ही वही सेम है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भाई जो पॉलीमर है वो इंपॉर्टेंट है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वैसे ये तो सिलेबस में शामिल नहीं है हमारा पीएमसी का सिलेबस, मगर उसके अंदर पॉलीमर शामिल है, इसलिए इसको सही तरीके से पढ़ना है, पॉलीमर को अच्छी तरह से पढ़ना। अच्छा, उनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन भी हो जाती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं और कोई बाय प्रोडक्ट खारिज नहीं होता। जैसे पॉलीइथीन, पॉलीइथीन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड,
विनाइल क्लोराइड के अंदर भी डबल बॉन्ड है, उसमें भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। पॉलीविनाइल एसीटेट, उसके अंदर भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीस्टाइरीन, उसके अंदर भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। ये सारी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, ये सब की सब एडिशन पॉलीमराइजेशन है। अच्छा, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर वाटर रिमूव हो जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर क्या हो जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर की एलिमिनेशन होती है। कहता है पॉलीमर इज हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, जो पॉलीमर है वो हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड है, दैट फॉर्म्स बाय द combination of larger number of one or more type of molecules of low molecular mass। तो ये देखो शुरुआत में ही मैंने पढ़ा था कि लोअर मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड मिलकर बड़ा क्या बनाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड बनाते हैं। क्योंकि जो पॉलीमर है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लार्जर होता है, और जो उसका मोनोमर है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम होता है। अच्छा, वो एक जैसे मोनोमर भी हो सकते हैं, जैसे आपको मैंने पढ़ा था होमोपोलीमर। होमोपोलीमर वो होते हैं जिनके अंदर मोनोमर एक जैसा होता है, जैसे पॉलीइथीन होमोपोलीमर है, मोनोमर एक जैसा है। पीवीसी होमो है क्योंकि इसके अंदर मोनोमर एक जैसे हैं, ठीक है। स्टायरीन में भी यही है। मगर टेरिलीन, पोलिस्टर, उनके अंदर मोनोमर डिफरेंट है, एक इथाइलिन ग्लाइकोल है और दूसरा होता है टेरिफिथिलिक एसिड। नाइलून में एक था एडिपिक एसिड, दूसरा था हेक्सामिथाइलिन डाइमिथाइल, अच्छा हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। तो इसका मतलब इनके अंदर मोनोमर क्या थे, डिफरेंट मोनोमर थे, जिनको हम कहते हैं कोपोलीमर। कोपोलीमर वो होता है जिसके अंदर मोनोमर क्या होते हैं, और होमोपोलीमर वो होता है जिसके अंदर मोनोमर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन है। कहता है पॉलीमर्स इज हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जो बनता किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वन टाइप, या सेम टाइप, या डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप के मोनोमर भी होते हैं जिनमें टर्पॉलीमर भी है। टर्पॉलीमर के अंदर क्या होंगे, तीन डिफरेंट टाइप के मोनोमर होंगे। देखो, एक होमोपोलीमर जिनके अंदर मोनोमर एक जैसे होंगे, दूसरा है कोपोलीमर जिनके अंदर मोनोमर क्या होते हैं, डिफरेंट मोनोमर होते हैं। एक होता है टर्पॉलीमर जिसके अंदर तीन टाइप के मोनोमर होंगे, तीन डिफरेंट टाइप के। तो पॉलीमर्स आर आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। अच्छा, पॉलीमर नेचुरल सोर्स से भी बन सकता है, रबड़, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, नेचुरल है। प्रोटीन, प्रोटीन भी क्या है बेटा, नेचुरल पॉलीमर है, जो बनता है अमाइनो एसिड से। तो ये नेचुरल पॉलीमर है। एक होते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर, जो मशीनरी हम बनाते हैं, जैसे बैकलाइट आपको पढ़ाया था मैंने। बैकलाइट, ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड के जो बटन है ये बैकलाइट के बने हुए हैं। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का कोपॉलीमर है। दो डिफरेंट मोनोमर है इसके अंदर, एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा फिनोल है, और उसके अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, वाटर रिमूव हो जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब है जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं, आर्टिफिशियली, नेचुरल वो नहीं है। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड क्लासेस ऑन द प्रोसेस। उनके प्रोसेस कौन से हैं, एक प्रोसेस होता है एडिशन का, एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। एक एडिशन के प्रोसेस से बनाते हैं, और दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस, जिसमें वाटर रिमूव हो जाता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व द सेल्फ एडिशन, उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ एडिशन होती है, किसकी, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मोनोमर
टू फॉर्म ए चेन मॉलिक्यूल, एक लार्जर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। while condensation polymerization link same or different monomers by elimination of small molecules known as water या मीथेनॉल, या वाटर रिमूव होगा या मीथेन रिमूव होगा। ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसमें वाटर रिमूव होगा या मीथेन रिमूव होगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। Another classification of the synthetic polymer is based on the behavior on the heating। अब देखो दो किस्म की प्लास्टिक होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब एक मर्तबा सेट होगी दोबारा रीयूज में नहीं आएगी वो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, एक मर्तबा सेट होगी दोबारा यूज में नहीं आएगी। ये जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बटन है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक मर्तबा सेट हो गए हीट देकर दोबारा यूज में नहीं आएगी, इनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी। और ये जो प्लास्टिक की चेयर्स हैं ये थर्मोप्लास्टिक है, इनको पिघलाकर दूसरी चीज बना सकते हैं। अगर ये टूट जाएंगे ना, इनको पिघलाकर दूसरी चीज बना सकते हैं प्लास्टिक की। मगर इलेक्ट्रिकल बोर्ड का बटन टूट गया तो दोबारा इसका यूज ही नहीं है। और जो प्लास्टिक लेने वाला रेढ़े पे आता है ना वो लेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि वो आगे उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती है, वो उसका यूज ही नहीं है। अच्छा यूज किसका है, थर्मोप्लास्टिक का है, क्योंकि वो दोबारा यूज में आती रहती है। ठीक है, उसकी रिसाइकलिंग होती है प्लास्टिक की, और इस प्लास्टिक की रिसाइकलिंग, तो दो तरह की प्लास्टिक है। एक ऐसी प्लास्टिक है जिसकी रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग का मतलब अगर वो टूट गई वापस कारखाने के अंदर जाएगी, इंडस्ट्री में जाएगी, उसको पिघलाकर कोई दूसरी चीज उसमें से वो बना लेते हैं। मगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक मर्तबा यूज हो गई तो दोबारा उसका रिसाइकलिंग नहीं है, दोबारा यूज ही नहीं है। ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह जो रिमेनिंग होगा वो पढ़ लेंगे।